गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th का हमें पढ़ना है दर्पणों के उपयोग। आज जो मेरी टॉपिक है, क्या टॉपिक है? दर्पणों के उपयोग। मतलब दर्पण के उपयोग में हम अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण, जो मैंने पहले इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण के उपयोग उत्तल दर्पण के उपयोग बता दिया हूँ, लेकिन मैं रिवीजन में आपको बता रहा हूँ अवतल दर्पण का उपयोग। इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी दाढ़ी क्या है, बनाते समय हमारा चेहरा बड़ा दिखे। तो इस समय जो हमारा चेहरा होता है दर्पण के पोल और फोकस के मध्य में होता है, इसलिए हमारा चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई देता है। कान नाक व गले की जांच करने के लिए इसे डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मतलब कान नाक व गले के डॉक्टर जो होते हैं, जो इनका प्रयोग क्या करते हैं, अपने नाक क्या करते हैं, कोई भी यदि कान में या नाक में या गले में कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, जिससे हमें वह वस्तु बड़ा दिखाई देने लगे। परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। परावर्तक के रूप में मतलब जैसे आप टार्च लेते हैं, टार्च में आप देखते होंगे बल्ब के साथ साथ किनारे पे आपका सिल्वर एकदम चमकता हुआ पदार्थ लगाया जाता है, जिससे वह परावर्तक पृष्ठ ज़्यादा करे। सपोज आपको हम फिगर बना के बता दे रहे हैं, जैसे आपको सपोज ये मैंने टार्च लिया, सपोज ये टार्च है, यहाँ हमने इस बल्ब लगाया, ठीक है, ये बल्ब आपको जल रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसके आंशिक भाग कुछ इधर भी जा रहे होंगे रोशनी ना, तो यदि यहाँ हम परावर्तक पृष्ठ ना लगाएं, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण होता है, परावर्तक इधर से कलई किया रहता है, यदि यहाँ ना लगाएं तो प्रकाश किरण इधर भी आ जाएगा। तो इधर जब आ जाएगा फैल कर जाएगा तो दूरी तक लाइट नहीं जाएगी, इसलिए क्या होता है, यहाँ से आने के बाद इस पर रिफ्लेक्ट होकर यूँ ऐसे निकल जाता है, इस पर रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे होता है, परावर्तित होकर ऐसे प्रकाश किरण निकल जाते हैं, इसलिए इसको कहा है परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला क्या है, आप इसका प्रयोग सर्च लाइट में भी करते हैं, इसमें मैं लिख नहीं रखा हूँ, सर्च लाइट में भी करते हैं। सोलर पैनल में, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा में जो भी दर्पण लगा होता है अवतल दर्पण ही लगाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें सौर ऊर्जा में जो दर्पण लगाए जाते हैं अवतल दर्पण ही होते हैं। फिर आपको आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया जाता है। मतलब पार्श्व दृश्य में जो आपके गाड़ी चलाते हैं उसके साइड में जो आपके यू मिरर होते हैं उसमें इसका उत्तल दर्पण प्रयोग, क्योंकि वह उत्तल दर्पण बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में करके आसानी से दिखा देता है और बहुत क्लियर दिखाता है, इसलिए बड़े एरिया को छोटे एरिया में करके दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। और ही उत्तल दर्पण का प्रयोग जहां अंधा मोड़ होता है, अंधा मोड़ मतलब आपकी सड़क है, देखिए फिगर से हम आपको बता दे रहे हैं, अंधा मोड़ उसे कहते हैं। जैसे आपकी सड़क है, यहाँ से आपको न्यू टाइप ऐसे मुड़ जाए, ठीक है, तो क्या है, इधर से गाड़ी जाती है, इधर से गाड़ी आती है, तो आपको एक दूसरे गाड़ी दिखती नहीं है, इधर वाले व्यक्ति को ये गाड़ी नहीं दिखती, इसको इधर की गाड़ी नहीं दिखती, तो क्या होता है, यहाँ पर दुर्घटना होने की चांस अधिक बनती है। तो बड़े बड़े सिटियों में, शहरों में इस कॉर्नर पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं, जो उत्तल दर्पण पर प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है, इस इधर वाले वाहन को चालक को इधर की मिरर दिखती है, इधर वाले को इधर, तो हम अंधे मोड़ पे भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जहाँ जिससे हमारी पार्श्व परावर्तित मतलब प्रकाश किरण आराम से दोनों लोग को दिखे। जब उसमें चित्र दोनों का दिखता है तो हम आसानी से समझ लेते हैं। तो गोली दर्पण सूत्र तथा या यूवीएफ में संबंध, गोली दर्पण सूत्र या यूवीएफ में संबंध देखिए आपका क्या है, गोली दर्पण सूत्र या यूवीएफ में संबंध, मतलब आपको गोली दर्पण सूत्र या यूवीएफ में संबंध पूछा जाता है तो क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f, इसी को दर्पण सूत्र भी कहते हैं। जब भी गोली दर्पण सूत्र 2 नंबर पूछता है एग्जाम में यूवीएफ में संबंध या गोली दर्पण सूत्र, तो इस सूत्र लिख दिया जाता है, जहाँ u क्या है, बिंब या वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। अगला आता है रेखिक आवर्धन, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। रेखिक आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन, मतलब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब कितना लंबा है और वस्तु कितना लंबा, तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं, अनुपात कह लेते हैं, इसलिए कहा प्रतिबिंब की लंबाई तथा
बिंब की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण द्वारा रैखिक आवर्धन का सूत्र क्या है? प्रतिबिंब का आकार को या लंबाई, और वस्तु का आकार या लंबाई, इसको कहते हैं रैखिक आवर्धन। देखिए यम बराबर प्रतिबिंब के आकार को एच डैश से और वस्तु के आकार को एच से, या प्रतिबिंब के आकार को आई से या ओ से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यम बराबर क्या है? आई अपान ओ इक्वल एच डैश अपान एच। एच डैश क्या है? प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई। एच क्या है? वस्तु का आकार एच या वस्तु की लंबाई। ओके, आगे देखिए यहाँ हमने लिख रखा प्रतिबिंब का आकार और एच। तो आपको दिख रहा है ओ के एच या ओ डैश बिंब का आकार, यम क्या है? रैखिक आवर्धन, एच या एच डैश और आई क्या है? प्रतिबिंब का आकार है। देखिए कभी कभी आपको यम यू तथा वी यू में संबंध, यम वी तथा यू में, यम क्या है? रैखिक आवर्धन, वी क्या है? आपका बिंब की प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है? बिंब की दूरी। तो हमने लिखा आवर्धन अर्थात यम कामा बिंब की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी वी में निम्न प्रकार संबंधित है। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर एच डैश बराबर एच इक्वल माइनस वी अपान यू, जिससे एच को हम आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान ओ। बस आपका इतना इजीली है, बस आपको इतना याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, इस फार्मूले को आपको इस संबंध जो याद होना चाहिए, इन पर से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से राइट कर लीजिएगा। देखिए इसलिए होल्ड करके रखें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका कोर्स कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हमने बताया अपवर्तन दो माध्यम में होता है, जिसमें प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम, दो माध्यम के। मान लो प्रथम माध्यम हमारा विरल हो, देखिए वायु अर्थात विरल माध्यम, दूसरा माध्यम आपका है कांच, जिसको हम सघन कहे हैं। तो क्या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन, तो आप कहेंगे प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए चित्र हमने बनाया, यह मान लीजिए आपका अपवर्तक या तल है जो माध्यम को डिवाइड कर रहा है। यह मान लो हम इसको मान लें यम और यन मान लें। यम एक तल है जो इधर बता रहा है, इधर विरल है और इधर सघन है। एक विरल वाले को वायु माना है, वायु मतलब विरल माध्यम, और कांच अर्थात सघन माध्यम। और ये हमने यन और यन डैश का अभिलंब है। तो कोई आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण। तो देखिए आपतित किरण आ रही है एंगल ए पर, ठीक है। तो आपको मान लो हमने यहाँ ए है, यहाँ ओ ले ले, ओ इज द आपतित किरण, ओ इज द आपतित किरण, और यहाँ हमने बी मान लें तो ए बी अपवर्तित किरण। तो अब यहाँ परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तित किरण होगा, क्योंकि दो माध्यम की जरूरत। देखिए आपतित किरण, आपतन कोण, वहाँ आप पढ़ते थे अपरावर्तित किरण, लेकिन यहाँ आपतित और परावर्तित, लेकिन यहाँ आपतित अपवर्तित पढ़ेंगे। क्या? जब दो माध्यम में जाती, तो इसीलिए देखिए ये माध्यम अपवर्तित है और ये अपवर्तन कोण आर है, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण कभी बराबर नहीं होते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी में, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर कभी नहीं होते हैं। देखिए क्योंकि अपवर्तन में जब एक कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। देखिए इसको सीधा ऐसे निकलना चाहिए था, यदि क्या है आप ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, डॉट डॉट लाइन जो बता रहा है इसको सीधा निकलना चाहिए, लेकिन सीधा ना निकल कर क्या यहाँ पर आया है। तो इससे देखिए किधर झुका है? इधर झुका है, किसके तरफ? अभिलंब की तरफ। देखिए एरो लगा दिया हूँ कि अभिलंब की तरफ झुका है। क्या हुआ है? जब कोई आपतित किरण विरल से सघन में जाती है, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस दौरान आपतन कोण अधिक होता है, अपवर्तन कोण
कम होता है। दूसरा फिगर वही उल्टा हम कर दे रहे हैं। क्या रहा है, पहले माध्यम को हम ये तो कांच मान लें, पहले माध्यम को हम कांच मान लें अर्थात सघन मान लें। दूसरे माध्यम को हम क्या मान लें, वायु, जिसको विरल माध्यम कहते हैं। तब कह रहा है यदि सघन से विरल में आता है तो इसको सीधा, ये डॉट डॉट पॉइंट बता रहा है सीधा निकल जाना थे, लेकिन ये सीधा नहीं निकल, क्या है ये अविलंब से दूर हटा, देखिए एरो। तो इस दौरान हम कह सकते हैं कोई आपतित किरण यदि सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर चली जाती है। देखिए अविलंब है, अविलंब से दूर। इस दौरान आपतन कोण परावर्तन कोण में आपतन कोण छोटा होगा, मतलब एंगल आई इस दौरान क्या होगा, लेस होगा, एंगल आर बड़ा होगा। ओके, आपतन कोण देखिए, आपतन कोण छोटा हो रहा किससे, अपवर्तन कोण से। और इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में आपतन कोण ग्रेटर हुआ किससे, अपवर्तन कोण से। देखिए, तो आई होप आप अच्छी तरह से इस फिगर को, आपके बुक में भी दिया है, आप फिगर अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ये पहला है जब आप विरल से सघन में प्रकाश किरण जा रही है तो अविलंब की तरफ झुक रहा है। और ये क्या है, जब सघन से विरल में प्रवेश करी, देखिए लिखा हूँ विरल और सघन, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर होता है। इस दौरान आपतन कोण कम हो जाता है, परावर्तन। तो आपको अपवर्तन में एंगल आई इक्वल एंगल आर कभी इक्वल नहीं होते, याद होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ओके, अब आता है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, जिसमें कुछ बिंदु हमें पढ़ना है। जैसे वहाँ पढ़े थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु, मुख्य अक्ष, नॉर्मल, ऐसे यहाँ हमें पढ़ना है। आपतित किरण होती है क्या, और अपवर्तित किरण। आपतित किरण देखिए कह रहा पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के समीप पृष्ठ पर गिरने वाली किरण आपको आपतित किरण कहते हैं। देखिए इस फिगर से देख लीजिए, आपतित किरण क्या है, ओ ए कह रहा, ओ ए को आपतित किरण कह रहा है। इस फिगर में ओ ए को आपतित किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पे, देखिए समझिए क्या कह रहा, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ, ये सीमा पृष्ठ है जिसको हमने बताया यम और यन। यम एन सीमा पृष्ठ जो बता रहा है, इधर सघन है इधर विरल है। सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण, सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण ओ ए, मतलब ओ ए को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या है, आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किरण अपवर्तित किरण हो जाती है। यही आपतित किरण मतलब ओ ए, देखिए ओ ए किरण अब क्या है, ओ बी बन गया, ए बी बन गया। देखिए दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसको हम कह देते हैं वह किरण अपवर्तित किरण। आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किरण अपवर्तित किरण हो जाता है। आपतन बिंदु, देखो आपतन बिंदु हमने बताया ये हमारा आपतन बिंदु है। एन एन डैश हमारा क्या है, देख लीजिए एन एन डैश अविलंब है, ओ ए आपतित किरण है, ए बी अपवर्तित किरण है, ओ ए एन डैश आपतन कोण है, एन डैश ए बी अपवर्तन कोण है, एम एन क्या है, माध्यक पृष्ठ है। माध्यक पृष्ठ हम कह सकते हैं, जिसको सीमा पृष्ठ कह सकते हैं, माध्यम के सीमा पृष्ठ भी कह सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपतन कोण, आपतन बिंदु क्या, आपतित किरण दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु ए पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण दूसरे माध्यम, कह रहा आपतित किरण दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है आपतन बिंदु कहलाती है। तो ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। आपतन कोण, आपका टॉपिक अगला आपतन कोण क्या है। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आज से पढ़ें, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, दर्पण में भी, यहाँ भी, परावर्तन में भी पढ़ रहे हैं, आप अपवर्तन में भी।
तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है अपवर्तन कोण। अपवर्तित तथा अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तित तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आप अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ओके, विरल तथा सघन माध्यम। तो हमें पहले प्रकाशी सघन माध्यम, इसको हम कह सकते हैं प्रकाशी विरल माध्यम, प्रकाशी सघन माध्यम। विरल तथा सघन माध्यम मैं लिख दिया हूँ, आप इसको लिख सकते हैं प्रकाशी विरल माध्यम, प्रकाशी सघन माध्यम। तो मतलब प्रकाशी मतलब प्रकाश के लिए यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाशी सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ से समझिए फिगर से, देखिए क्या झुक जाता है। तो ये देखिए इस फिगर को देखिए, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, आपतित किरण पहले माध्यम के दूसरे माध्यम के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाता है, दूसरा माध्यम सघन माना जाएगा। मतलब पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन है, पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल है और दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, क्योंकि यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है, इसीलिए यहाँ कहा है सघन। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की सापेक्ष प्रकाशी सघन है, तो दूसरा माध्यम कैसा होगा, सघन कहलाएगा। प्रकाशी विरल माध्यम, यदि अपवर्तित किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाता है, ये आपतित है बेटा, यहाँ आपका ये आपतित है, यहाँ नहीं है, आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाशी विरल माध्यम। इस दूसरे फिगर से आप समझ लीजिए, देखिए कह रहा आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, इस सापेक्ष में हम कहते हैं दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल है। देखिए पहला माध्यम सघन है, दूसरा विरल, क्योंकि जब विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, तो आप समझ जाएंगे दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल है या पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन है। आप इसको किसी तरह पढ़ सकते हैं। तो आप इतना जान लीजिए। अब कल आपको पढ़ना है प्रकाश अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, कैसे हैं, आप हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप इसको अच्छी तरह से सारे नोट इसको राइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।